Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए AHDP फर्स्ट ईयर के जो मैनेजमेंट का अपना चैप्टर चल रहा था पशु आवास व्यवस्था, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आगे वाला आपका नया चैप्टर आता है जिसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर तो नहीं बोल सकते, पशु आवास व्यवस्था का छोटा सा रूप, एक जो पॉइंट है वो अपना बकाया रह गया था जिसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पशु आवास व्यवस्था है उसके अपने ग्रामीण क्षेत्र में दोष क्या क्या है, कि कौन कौन सी समस्या आती हैं जिस वजह से अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक हैं वह पशुओं को अच्छी प्रकार की आवास व्यवस्था नहीं दे पाते, जिसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो अपन बात करेंगे पशु आवास व्यवस्था में पाए जाने वाले दोष, कि कौन कौन से दोष हैं और जो दोष हैं उनका निवारण किस प्रकार से करें, कि इस प्रकार से अपन लोग कार्य करें तो अपन को इन दोषों से क्या मिल सकती है, निजात मिल सकती है, छूट मिल सकती है। तो बात करते हैं कि पशु आवास व्यवस्था में पाए जाने वाले दोष कौन कौन से होते हैं, मतलब दोष का मतलब होता है कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें तो जमीन का अभाव, किसका, जमीन या भूमि का अभाव, जमीन या भूमि का अभाव। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक है उनके पास कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय का साधन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन का जो कार्य करते हैं गरीब तबके के जो लोग हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके द्वारा पशुपालन का कार्य संपादित किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। जिनके पास क्या है, कृषि के अलावा या पशुपालन के अलावा अन्य कोई अलग से बिजनेस नहीं है, इस वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, कमज़ोर है। और उसके साथ साथ में क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन पीढ़ी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से ज़मीन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे बात करते हैं ए नाम का एक पिता है जिसके कितने, दो बेटे, कितने, दो बेटे, एक ए है दूसरा बी है। इनके पास ज़मीन है 10 बीघा ज़मीन थी, एक के पास 5 इसको दे दी, 5 इसको दे दी। इनके 3 लड़के हो गए, या यूँ मान लो 2 लड़के हो गए, A प्लस A डबल प्लस B प्लस B डबल प्लस। इनको अगर इन्होंने ज़मीन का बंटवारा किया, 2.5 बीघा उसके पास चलेगी, 2.5 बीघा इसके पास चलेगी, इसके पास 2.5 बीघा, इसके पास 2.5 बीघा। इनके फिर 2 लड़के हो गए तो इसके पास 1.25 और इसके पास 1.25, इसके पास 1.25 और इसके पास भी 1.25। तो कहने का मतलब जो भूमि है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और भूमि घट रही है। कहना मतलब लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ जो रहने वाले लोगों की संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि कम होती जा रही है। ए वाला जो किसान था उसके पास 10 बीघा ज़मीन थी तो वह अच्छी तरीके से पशुपालन का कार्य करता था, उसकी स्थिति अच्छी थी, अच्छी कहना मतलब हरी जो अपनी जो फसल है वह पशुओं के लिए बोता था, पशुपालन का कार्य अच्छा करता था क्योंकि 2 ही लड़के थे। फिर इनकी जब भूमि का बंटवारा हुआ तो 5-5 बीघा आ गई, फिर इनके 2 लड़के हुए तब और भी अच्छी थी, और डाउन हो गए। फिर इनके जब 2 लड़के और हो गए तो और फिर मान लो जैसे ये यहाँ पे जाके इनके 2 लड़के और हो जाते हैं तो आधा बीघा से भी कम भूमि इनके हिस्से में आती है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में घर बनाना भी बड़ी मुश्किल है, बड़ी समस्या है। इस वजह से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन भूमि तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए पशुपालक क्या कर रहे हैं, जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो क्या कर रहे हैं, पशुओं को अच्छी प्रकार की जो सुविधाएं हैं यानी कि पशु आवास व्यवस्था नहीं बना पाते, क्योंकि पशु आवास व्यवस्था के लिए भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है, साथ साथ में पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है, और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से पशुओं के लिए वो आवास व्यवस्था नहीं बना पाते। तो मुख्य कारण एक तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, अनपढ़ पशुपालक।
ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? अनपढ़ लोगों के द्वारा किया जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बिजनेस करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन का जो कार्य किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है? अनपढ़ लोगों के द्वारा किया जाता है। अनपढ़ लोगों के द्वारा किया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इनको वैज्ञानिक विधियों का पता नहीं रहता है। इस वजह से यह लोग अपना जो पशुपालन का कार्य वो अपने हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं? अपने हिसाब से करते हैं। और अपने हिसाब से इस प्रकार से करते हैं कि पशु से प्रतिदिन 100 रुपये की क्या होती है? इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। और पशु के प्रति खर्चा हो जाता है 200 रुपये। कितना खर्चा हो जाता है? 200 रुपये। तो माइनस कितना गया? 100 रुपये। दिन प्रतिदिन माइनस जाने की वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो इनकी सामाजिक स्तर है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पशुपालक है वो अनपढ़ है, वह क्या करते हैं, अच्छी तरीके से आइडिया लगाकर या उनकी कैलकुलेशन गणित के तरीके से करके फिर पशुपालन का कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते। इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन ये क्या करते हैं, पशुओं को गुणवत्ता के आधार पर नहीं रखते हैं बल्कि संख्या के आधार पर रखते हैं। पशुओं को किसके आधार पे? गुणवत्ता के आधार पे नहीं रखते हैं, जबकि किसके आधार पे रखते हैं? संख्या के आधार पे। किसके आधार पे? संख्या के आधार पे। इनके पास 20 पशु हैं जिनमें से दुग्ध सिर्फ 5 पशु देते हैं। कितने देते हैं? 5 पशु ही। तो 15 पशु तो बिना फालतू का खाते हैं। अब वो क्या है कि इनके ये अनपढ़ होने की वजह से इतना आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि अपन को इन 15 पशुओं को यहाँ से निष्कासित कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। यह अपन को दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। इस वजह से जो पशुपालन का जो कार्य कर रहे हैं उसे दिन प्रतिदिन इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह और भी डाउन होती जा रही है, और भी डाउन होती जा रही है। तो इस वजह से जो अपना किसान जो पशुपालक है वो क्या है? अनपढ़ है। इस वजह से क्या है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि इसमें अपने पशु आवास व्यवस्था में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दोष पाए जाते हैं उनके अंदर। आगे तीसरा बात कर सकते हैं, विभागीय योजनाओं की सूचना ना होना। तीसरा आपका पॉइंट आता है विभाग के द्वारा संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं उनके बारे में, आधी सी योजनाओं के बारे में आधे से 80% पशुपालकों को विभाग के द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने पशुधन, ये मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा 2012 में पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई। वो इसीलिए की गई कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक हैं वह अच्छे दवा या अच्छी मेडिसिन या अपने पैसों की कमी की वजह से पशुओं का इलाज नहीं करवा पाते बीमारी की स्थिति में। इसलिए राज्य सरकार ने इस समस्या को अपनी समस्या समझते हुए 2012 को निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई ताकि इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधर सके। अभी प्रेजेंट टाइम में राज्य सरकार ने ये नियम कर दिया कि जो कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं AI, पहले इसका चार्ज था 30 रुपये प्रति पशु, 30 रुपये प्रति पशु। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये राज्य सरकार ने ये किया कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया? निःशुल्क कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया कि बिल्कुल फ्री कर दिया। बिल्कुल दवाई जो आपको चाहिए पशुओं के संबंधित बिल्कुल फ्री है। सिर्फ 2 रुपये लिए जाते हैं एक पर्ची के कितने रुपए लिए जाते हैं? सिर्फ 2 रुपये लिए जाते हैं। 2 रुपये में पूरे पशु की दवा है आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री दी जाती है। टीकाकरण फ्री कर रखा है। सिर्फ 2 रुपये एक पशु प्रति पशु के 2 रुपये ले जाते हैं। उसके अलावा एक पैसा भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि पशुओं में बीमारी होने की वजह से, पशुपालक गरीब होने की वजह से वह उसका समय पर इलाज नहीं करवा पाता था। और इस समस्या को राज्य सरकार ने अपनी खुद की समस्या समझते हुए इसका निदान करने के लिए 2012 में मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना की शुरुआत की गई ताकि पशुपालकों की जो समस्या हैं उनसे जो छुटकारा है वो मिल सके। इसके बाद में अपन बात करते हैं पशुपालकों के द्वारा
आगे अपनी 4 नंबर की जो समस्या आती है वो आती है पशुपालकों के द्वारा उत्कर्ष नस्ल के जो सांड है उनके जो सीमन है उसके द्वारा जो उत्कर्ष नस्ल का जो सांड है पहचान न करने के कारण। कहना मतलब जब पशु में एआई करवाते हैं, पशु जब हीट में आता है, एआई तो करवाते नहीं है, जब पशु हीट में आता है तो वह जो नर पशु है वो है उत्कर्ष नस्ल का है कि नहीं है इसकी पहचान नहीं कर पाते, और जो ग्रामीण क्षेत्र में आवारा घूमते रहते हैं पशु उन्हीं के द्वारा अपने पशुओं को क्या करवाते हैं, गर्भित करवा देते हैं, और जिससे क्या होता है अवांछनीय, कहना मतलब बिना गुणों वाली, बिना अच्छे गुणों वाली संतान उत्पन्न होती है, और जिससे वो दिन प्रतिदिन क्या करती जाती है, पशुपालक का जो आर्थिक स्तर है डाउन होता जाता है, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। इस वजह से कहने का मतलब है जो पशुपालक है वह उत्कर्ष नस्ल के सांड की पहचान नहीं कर पाता है, और आवारा जो पशु हैं उन्हीं के द्वारा अपने पशु को गर्भित करवा लेता है, जिससे उसका जो स्तर है डाउन होता चला जाता है। पशुओं को तकनीकी विधि से नहीं पालना, पशुओं को तकनीकी विधि से नहीं पालना, पशुपालन का जो कार्य है उसको वैज्ञानिक विधि से नहीं करता है, नई नई तकनीकों की सहायता से नहीं करता है, क्योंकि अनपढ़ है, पैसे नहीं है, नए नए जो साधन है विद्युत के द्वारा संचालित होने वाले उनको वह नहीं लेकर आ जा सकता, उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तकनीकी साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो पशुपालक है उनका जो दिन प्रतिदिन उनका जो स्तर है या जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब पशुपालन का कार्य किया जाता है सामान्यतः देखें वैज्ञानिक विधि से खाद्य मानक की सहायता से, खाद्य मानक ये कहता है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई तालिका होती है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के पशुओं को दिए जाने वाले आहार की मात्रा का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि गाभिन पशु है, गाभिन पशु को इतना चारा देना चाहिए, हीपर को इतना, इफर पशु को इतना देना चाहिए, और जो दुधारू पशु है उसको इतना देना चाहिए, नवजात को इतना देना चाहिए। ये क्या है, खाद्य मानक फीड स्टैंडर्ड के अंदर इन्हीं बातों को समझाया गया है कि पशुपालक को खाद्य मानक का उपयोग करते हुए अपने पशुओं को आहार व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसको खर्चा कमाए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, खाद्य मानक की बातों को नए ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से पशुओं को दिन में 5 से 7 बार चारा डालते हैं। कितनी बार, 5 से 7 बार चारा डालते हैं, और हर बार जब भी चारा डाला जाता है पशु तो मना करता नहीं है, पशु तो खाएगा, वो क्यों मना करेगा। तो कहने मतलब पशु को 5 से 7 बार चारा डाला जाता है। जो भी क्या है, किसान है उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ एक अनपढ़ की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से। खाद्य मानक यह कहता है कि पशु को दिन में सिर्फ 2 बार चारा खिलाना चाहिए। कब, 2 बार चारा खिलाना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। जब पशु को एक बार चारा खिला दिया तो कम से कम 10 से 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कितने घंटे का, 10 से 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि जो चारा अपन ने सुबह खिलाया है वह अच्छी तरीके से पच ही नहीं पाता, उससे पहले अपन दोबारा खिला देते हैं। तो इसलिए कम से कम 10 से 12 घंटे का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, पशुओं को अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के चक्कर में 5 से 7 बार क्या करते हैं, चारा खिला देते हैं, और जिससे पशुपालक की आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं पशुओं को तकनीकी से नहीं पालना, जिससे पशुपालक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाता है, क्योंकि अच्छी तकनीकी के लिए पशुपालक का आर्थिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्या मतलब उसके पास पैसे होने चाहिए, आर्थिक स्तर अधिक ऊंचा होना चाहिए, और पशुपालन का कार्य गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिससे वो तकनीकी के जो संसाधन हैं उनको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। लास्ट में देखा, डेयरी या पशुओं से संबंधित लेखा जोखा नहीं रखते। पशुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पादन है उसके द्वारा जो इनकम प्राप्त होती है उसका लेखा जोखा जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक है वो नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते, लेखा जोखा।
लेखा जोखा का मतलब होता है कि एक पशु ने अपने प्रति ब्यात में कितने रुपए का अपने को उत्पादन दिया, कितने का उसको खर्चा हुआ, लास्ट में गणित लगाई जाती है कि अपने को लाभ कितना हुआ। तो ये लेखा जोखा पशुपालक ग्रामीण क्षेत्र वाले नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? नहीं रख पाते हैं, रखते नहीं, इसलिए उसको उनको पता ही नहीं चलता है कि ये पशु अपन को हानि दे रहा है कि लाभ दे रहा है। तो कहने का मतलब लेखा जोखा नहीं रखने की वजह से भी पशुपालक और गरीब होता जा रहा है। इतनी आय प्राप्त हुई इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, पशुपालक को लाभ दे रहा है या हानि, इसके लिए पशुपालकों को तकनीकी के द्वारा पशुपालन का कार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही में कहने का मतलब लेखा जोखा नहीं रखने की वजह से पशुपालक को ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये पशु अपन को लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है, ये आइडिया ही नहीं रह पाता है इस वजह से। अब इसके बाद में ये जो पशुपालक से संबंधित दोष या निवारण थे ये अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी, वैसे तो इसके बारे में आगे आ जाएगा कि विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उनको बंद आवास व्यवस्था और खुली आवास व्यवस्था में कितने जगह की आवश्यकता होती है प्रति पशु के हिसाब से, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो आगे अपन छोटा सा है, इसी के अंदर एक टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा, अभी 2-4 मिनट का है। विभिन्न पशुओं के लिए जगह तो क्रम संख्या हो जाएगी और ये हो जाएगा बंद आवास व्यवस्था। कहने का मतलब प्रति पशु की बात करेंगे भैया अपन, किसकी करेंगे? बंद आवास व्यवस्था और खुली या खुला आवास व्यवस्था किसकी बात करेंगे? प्रति पशु की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गाय की। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर पे, यहाँ सीरियल लगा के क्रम संख्या इसमें लगा लो और इसमें लगा लो पशु का नाम। गाय की, गाय कौन सी? जो गाभिन भी नहीं है और हिपर अवस्था में है, तो उसके लिए बंद आवास व्यवस्था में ज़रूरत पड़ती है 20 से 30 वर्ग फुट। किस में? वर्ग फुट में भाई, किस में है? वर्ग फुट में। यहाँ से हटा दो इसको, किस में है? आंकड़ा वर्ग फुट में। तो बंद आवास व्यवस्था में तो आवश्यकता पड़ती है 20 से 30 वर्ग फुट और खुली आवास व्यवस्था में इसको आवश्यकता पड़ती है 80 से 100 वर्ग फुट। और यही होगी किसकी? भैंस की। गाय भैंस की अपन एक साथ कर लिए। बंद आवास व्यवस्था में 20 से 30, क्योंकि बंद आवास व्यवस्था में क्या करते हैं, पशु को एक जगह पर बांध कर पाला जाता है। खुली आवास व्यवस्था में अपनी इच्छा से कहीं पर भी पूरी शाला में घूम सकता है। आगे अपन बात करते हैं 2 नंबर पे आता है गाभिन गाय या भैंस। गाभिन गाय या भैंस, और गाभिन गाय या भैंस को पशु बंद आवास व्यवस्था में आवश्यकता पड़ती है 100 से 120 और खुली आवास व्यवस्था में आवश्यकता पड़ती है 80 से 180 से 200 वर्ग फुट। बंद आवास व्यवस्था में तो पड़ती है 100 से 120 और खुली आवास व्यवस्था में पड़ती है 180 से 200 वर्ग फुट। आगे अपन बात करते हैं 3 नंबर पे आता है अपना सांड, जो अपन प्रजनन के काम में प्रजनन के लिए रखा जाता है। तो इनको आवश्यकता पड़ती है 120 से 140 और इधर हो गया 200 से 250। यह है सांड है, उसको 120 से 140 का मतलब एक पूरा कमरे की आवश्यकता पड़ती है। और खुली आवास व्यवस्था में 200 से 250, क्योंकि इसको प्रतिदिन एक्सरसाइज व्यायाम के लिए भी अन्य अलग से जगह की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको इतनी होगी। 4 नंबर पे बात करते हैं काफ, नवजात को। नवजात चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, कॉमन बात कर रहे हैं 15 से 20 वर्ग फुट। कितनी? 15 से 20 वर्ग फुट और खुली आवास व्यवस्था में 50 से 60 वर्ग फुट। कितनी? 50 से 60 वर्ग फुट। आगे अपन बात करते हैं 5 नंबर पे आता है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी, और भेड़ और बकरी की है अपने खुली बंद आवास व्यवस्था में 3 से 5, खुली में 10 से 15 वर्ग फुट। 10 से 15 वर्ग फुट। आगे अपन बात करते हैं किसकी? सूअर की। किसकी? सूअर की। और सूअर की बंद आवास व्यवस्था में है 15 से
30 और खुली आवास व्यवस्था में है सुअर की 50 से 100 वर्ग फुट। तो ये क्या हो गए, आंकड़े हो गए विभिन्न पशुओं के लिए जगह, किसमें, वर्ग फुट में। पशु गाय भैंस बंद आवास व्यवस्था में 20 से 30 वर्ग फुट, खुली आवास व्यवस्था में 80 से 100 और गाभिन गाय भैंस के लिए 100 से 120, 180 से 200, सांड के लिए 120 से 140, 200 से 250 और नवजात के लिए 15 से 20 और 50 से 60। खुली आवास व्यवस्था में भेड़ बकरी के लिए 30 से 5 और 10 से 15 और सूअर के लिए 10 से 30 और 50 से 100 वर्ग फुट की आवश्यकता प्रति पशु के हिसाब से अपन लोग पशुशाला बनाते हैं। अब इस हिसाब से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अपन को 100 पशुओं के लिए पशुशाला बनानी है तो कितनी जगह की आवश्यकता होगी, 10 पशुओं के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ अपना पशुशाला वाला चैप्टर कंप्लीट, और कल अपन नए चैप्टर के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल आर.के. शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों के लिए और भी नए वीडियो लेकर आएँ। और इन सब से संबंधित जो PDF है वो आपको जो कॉलेज का आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाल दी जाएगी। और साथ साथ में आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहना। और अगर किसी टीचर की कोई बात समझ में नहीं आती है कुछ आप लोगों को, तो संबंधित विषय का जो टीचर है उससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इनकी PDF आपको शाम तक डाल दी जाएगी वीडियो के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।